नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जिसका नाम है रामसर साइट्स और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अच्छा, ये रामसर स्थल और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल कौन कौन से हैं? ऐसा क्या है जो इनके बारे में खास है? तो दोस्तों, रामसर स्थल व यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। देखिए, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। कुछ ऐसी जगहें होती हैं, देखो, हाँ, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनके आसपास वाले एरिया में खूब सारा वेजिटेशन होता है, पर साथ ही साथ पानी भी भरा होता है। जैसे अगर मान लो मैं आपको एक फोटो दिखाऊं और वो फोटो रही ये। अब आप देखिए, यहां पे वैसे तो बगुला बैठा हुआ है और अन्य पक्षी भी हैं जो मछली खाना चाहते होंगे या कीड़े मकोड़ों को खाना चाहते होंगे। लेकिन जहां पे आसपास दलदल टाइप का एरिया हो, ऐसे देखो नीचे पानी भी भरा है, बीच बीच में पेड़ पौधे भी हैं, ऐसे टाइप का एरिया आप लोगों ने देखा तो होगा। ये वो जगह है जो किसी भी कीड़े मकोड़े के, मछलियों के पलने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। और इस परफेक्ट जगह को कहा जाता है वेटलैंड। जैसे अगर आपसे एक और फोटो दिखाऊं, और ये देखिए, पेड़ पौधे भी हैं, बगल में पानी भी है, लेकिन पेड़ पौधे और पानी होते हुए आसपास की जगहों पे बहुत सारे पक्षी, कीड़े मकोड़े और मछलियां वगैरह पाई जाती होंगी। अब आपको ये तो पता चल गया ना कि ऐसी कोई भी जगह जहां पर पानी हो और आसपास पेड़ पौधे भी हों, या पानी के बीच में ही पेड़ पौधे भी हों, इसको आर्द्र भूमि कहा जाता है, इसको वेटलैंड कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो जगह होती है जहां पर पानी भरा हो, पेड़ पौधे भी मौजूद हों, आसपास घास फूस भी हो, इन्हें वेटलैंड अथवा इन्हें आर्द्र भूमि कहते हैं। और इसी आर्द्र भूमि को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। जैसे जानवरों को संरक्षित करने की बात हम लोग कर रहे थे ना, वैसे ही इन आर्द्र भूमियों को भी संरक्षित करने की बात है। अगर आर्द्र भूमियों को संरक्षित नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे पक्षी, हमारे जीव जंतु, इन सबको बचाना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी ही जिम्मेदारी के अंतर्गत कई बार तो बाढ़ वगैरह आ जाए ना, तो ये जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जो वेटलैंड होते हैं, ये बाढ़ को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ये सारे फायदे हम लोगों को मिलते हैं मात्र इस वेटलैंड की वजह से। यानी कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि जो वेटलैंड्स हैं, इनको संरक्षित करने के लिए क्या कोई इंटरनेशनल कदम उठाया गया? तो एक अंतरराष्ट्रीय कदम उठाया गया था ईरान के रामसर नाम के शहर में। अब आप देखना, ये जो मैं कहता हूं ना रामसर स्थल या रामसर साइट्स, तो क्या हुआ था कि ये जो वेटलैंड है, भारत में कई सारे ऐसे वेटलैंड हैं, टोटल मिलाकर के तो कहो कि सैकड़ों वेटलैंड्स हो। लेकिन इन वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए हमारे भारत ने कदम उठाया। और भारत ने तो कदम उठाया, लेकिन विश्व में एक ऐसा कदम उठाया गया था जिसके तहत भारत को बड़ी आसानी हुई। रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, और ये रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, 1971 में। रामसर समझौता करने के पीछे वजह बहुत सिंपल थी कि हम जो रामसर नाम की जगह है, वहां पर एक ऐसे समझौते को करेंगे जिस समझौते के तहत पूरी दुनिया भर में इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, दुनिया भर में इन आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जा सके। ईरान का एक शहर है रामसर, याद रखिए। एंड दूसरी बात जो यहां पे इंपॉर्टेंट आती है, वो ये है कि भारत में अभी टोटल कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में इस समय पर टोटल 80 रामसर साइट हैं एज ऑफ जनवरी 2024। पहले 75 हुआ करते थे, फिर 5 2023 में जोड़ दिए गए, 2024 में ही जोड़ दिए गए जनवरी में, तो टोटल मिलाकर के 80 हो गए हैं। आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी बातें बताता हूं। जैसे देखो, भारत में रामसर स्थल अपने संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं, और रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध होने के बाद आर्द्र भूमियों को रामसर
स्थल कहा जाता है या रामसर साइट कहा जाता है। आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन में इन आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए बड़े कड़े मानदंड बनाए गए हैं, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो है ही। और देखो दोस्तों, अगर मैं अभी की बात करूं कि कितने सारे अलग अलग जगहों को जोड़ा गया है या कितने सारे अलग अलग ये रामसर स्थल हैं जो अभी हाल ही में जोड़े गए, तो उन रामसर स्थलों में हम लोग तमिलनाडु और कर्नाटक के रामसर स्थलों की चर्चा करते हैं। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के रामसर स्थल इस समय पर इनके अंतर्गत शामिल जरूर हैं। तो मैं अभी आपको उनकी लिस्ट दे देता हूं ताकि आप 5 नए को जान लें, और बाकी इसके अलावा बहुत सारे जो रामसर स्थल हैं वो मैं यहाँ पर सूची आपके लिए ले आया हूं। जैसे देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर कोल्लेरू झील एक रामसर स्थल है, दीपोर बील असम के अंदर है, बिहार के अंदर कबरताल, गोवा के अंदर नंदा लेक, गुजरात के अंदर खिजड़िया, नाल सरोवर, थौल और वधावना, हरियाणा के अंदर भिंडवास और सुल्तानपुर, हिमाचल प्रदेश के अंदर चंद्रताल और पोंग डैम, ये सब कुछ रामसर सूची में शामिल हैं। टोटल मिला करके अभी हैं 80, और ये जो 5 रिसेंटली ऐड किए गए हैं वो 5 रिसेंटली एडेड रामसर स्थलों के नाम को हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहला 5 रिसेंटली एडेड रामसर साइट्स इन इंडिया, है ना। तो यहां 5 recently added Ramsar sites in India। भारत में 5 हाल ही में घोषित रामसर स्थल। तो भारत में 5 जो हाल ही में घोषित रामसर स्थल हैं, उनमें से कौन कौन से रामसर स्थल हैं? तो देखो दोस्तों, 5 हैं, 2 हैं तमिलनाडु के, 3 हैं कर्नाटक के। तो एक है जिसका नाम है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण क्षेत्र। फिर दूसरा है जिसका नाम है अघानाशिनी एस्चुरी। हाँ, तो अघानाशिनी एस्चुरी भी है जो कि कर्नाटक में ही है। अघानाशिनी एस्चुरी, अघानाशिनी ज्वार नदमुख। फिर तीसरा है जो कर्नाटक के हिस्से में ही आता है, उसका नाम है मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। तो तीसरा है यहां पर मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, मगादी केरे संरक्षण क्षेत्र। और मगादी केरे संरक्षण क्षेत्र, ये तीनों के तीनों कहां हुए? तो दोस्तों, आप सभी जानते हो इन तीनों के तीनों की अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की, ये कर्नाटक में है। और फिर 2 और हैं जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं। एक है जो जिसका नाम है दोस्तों कराईवेत्ती बर्ड सेंचुरी, और दूसरा है लॉन्गवुड। तो कराईवेत्ती बर्ड सेंचुरी, कराईवेत्ती पक्षी
अभयारण्य और एक है लॉन्गवुड फॉरेस्ट रिजर्व। तो लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व कहते हैं उसको, लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व, लॉन्गवुड शोला वन संरक्षण क्षेत्र, और ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में है। तो इनके बारे में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ये आप बताइएगा। जनवरी 2024 में भारत में हाल ही में घोषित ये 5 स्थल हैं, और इनको घोषित कब किया गया है तो ये भी याद रखिएगा, जनवरी 2024 में। तो कुल रामसर स्थलों की संख्या अब मिलाकर के हो गई है टोटल 75। ठीक है ना। यहां पर 75 रामसर साइट्स ऑफ इंडिया इन जनवरी 2023 ऐसा लिखा हुआ है, अभी 80 हो गई हैं इन जनवरी 2024। ये देखिए, चलो बाकी की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, इनके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम लोग उस पर धीरे धीरे चर्चा करते रहते हैं। तो जैसे ये जहां की भी हैं, अभी भी हाल ही में जो ये 5 ऐड हुई हैं, इनके ऊपर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका करंट अफेयर्स भी बनता है इन पे, क्योंकि अगर 6-8 महीने पुरानी कोई न्यूज है तो वो करंट अफेयर्स के हिस्से में ही मानी जाएगी। और दूसरा ये है कि बाकी तो सब हैं ही, कि इतनी सारी झीलें हैं, इतने सारे अलग अलग आर्द्रभूमि स्थल हैं, तो इनको पूछा जाता है। बिल्कुल ये वही कबरताल है जो ऑक्सबो लेक है। ठीक है। हाँ, विवेकानंद गौतम कह रहे हैं रामसर स्थल से क्या तात्पर्य है। भाई साहब, रामसर स्थल से जो तात्पर्य है वो मैं ऑलरेडी 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, और 5:13 हो गए हैं। दैट्स वाई आई ऑलवेज से दैट प्लीज अटेंड दी क्लासेस राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो राजस्थान का जैसे केवलादेव घाना नेशनल पार्क है ना, तो इसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। और अगर आप केवलादेव घाना नेशनल पार्क को एक बार देखोगे ना, तो आपको ये बड़ा ही खूबसूरत सा दिखेगा। केवलादेव घाना नेशनल पार्क के अंदर एक तो वो राष्ट्रीय उद्यान है ही, राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ केवलादेव घाना नेशनल पार्क देखने में भी बड़ा ही खूबसूरत है। अब जैसे देखिए, केवलादेव घाना की जो एंट्री है ना, वो भरतपुर में ऐसे होती है। भरतपुर राजस्थान का एक, आपको पता है, एक जिला है, और ये है अंदर। अब बताइए, किसी झील और आर्द्रभूमि के बीच का अंतर आपको समझ आया? ये होती है आर्द्रभूमि, इसको कहते हैं वेटलैंड। क्लियर हुआ ना? वेटलैंड का मतलब क्या होता है? ये है वेटलैंड। पानी है, दलदल है, बीच में देखिए घास फूस है, पेड़ पौधे भी हैं। इसको अब ऐसे क्या कभी तालाब ऐसे होते हैं? नहीं ना, तालाब तो एकदम पानी भरे हुए होते हैं। पेड़ होंगे तो किनारे पर होंगे, बीच में थोड़ी ना पेड़ होंगे। ये है वेटलैंड्स, इन्हीं को रामसर स्थल घोषित किया जाता है बिकॉज ये बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ, तो ये यूनिक है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग खूबसूरत सी जगह हैं। बिल्कुल सुंदरबन भी एक तरह की रामसर साइट ही है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब देखो दोस्तों, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को जानने के बाद मैं आप सभी लोगों से एक और बात जो करना चाहता हूं वो ये है कि रामसर तो हम समझ गए। 2 फरवरी 1971 को यह समझौता हुआ था, जिसे रामसर समझौता कहते हैं। 2 फरवरी को इसीलिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को ने क्या इंटरेस्ट लिया, और यूनेस्को का क्या अंडरस्टैंडिंग है, यूनेस्को किन चीजों को लेकर के हमारे इस इंपॉर्टेंट पोर्शन में एडअप होता है। ठीक है। उपकार, हु टोल्ड यू दैट आई गॉट मैरिड? अचानक से? बिल्कुल। देखो, यूनेस्को ने इंटरेस्ट इसलिए लिया क्योंकि यूनेस्को को लगता है कि विश्व में इस समय पर
हम सभी लोगों को इंक्लूसिविटी की जरूरत है। इंक्लूसिविटी को मतलब, जो अगर आप हिंदी में समझें तो उसका मतलब है समावेशीकरण। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो यूरोप में है, बहुत सारे देश अफ्रीका में है, बहुत सारे देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ हैं, एशिया की तरफ है। इन सभी देशों की कुछ खास चीजें होंगी जो एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के देखना चाहता हो। अब जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मेरा मुद्दा यह हो सकता है कि मैं जा करके यूरोप में यूरोप की खूबसूरत वादियों को देखूं, एल्प्स पर्वत के आसपास के जो खूबसूरत हिस्से हैं उनको देखूं, या मैं अमेरिका जाऊं तो अमेरिका में रॉकी पर्वत को देखूं, मिसिसिपी की घाटियों को देखूं, अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर नियाग्रा फॉल को देखूं। तो यूनेस्को ने इंटरेस्ट लिया। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत एक बॉडी है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल है, एजुकेशनल है और कल्चरल है, इकोनॉमिक नहीं, एजुकेशनल। कोई भी चीज जो सामाजिक महत्व की है, कोई भी चीज जो शैक्षणिक महत्व की है और कोई भी चीज जो सांस्कृतिक महत्व की है, उसको यूनेस्को अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता है। अब सोचो कि अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाना चाहता हो तो वो क्या करेगा, देखेगा कि यूनेस्को के अंतर्गत कोई लिस्ट है क्या जिसमें सारे, जैसे कोई मान लीजिए फॉरेनर भारत आना चाहता है, तो फॉरेनर भारत में आकर के क्या देखेगा, पहले भारत में आकर के सबसे पहले तो वो ताजमहल जाना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अब दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल उसने देख लिया। ताजमहल देखने के बाद अब वो सोचेगा कि भारत में और क्या देखा जाए, तो पता चला कि अगल बगल लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, तो वो भी लोगों ने घुमा दिया। फिर उसने देखा कि यार अब भारत में और सारे मंदिर हैं, राजस्थान के किले हैं जिनको घूमा जा सकता है, तो वो राजस्थान के किले और मंदिर घूमने चला गया। फिर वो मंदिर और किले घूमने के बाद सोचता है कि यार अब कहीं ऐसी जगह पे चला जाए जहां पे बढ़िया हरियाली हो, तो उसने फिर सर्च किया तो उसको पता चला कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहां जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखो, लॉजिक जो है वो लॉजिक इतना सा है कि जब भी आप किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हो तो या तो वो सांस्कृतिक महत्व की हो सकती है, कल्चरल इंपॉर्टेंस की हो सकती है ना। और फिर सबको, ये लोग क्या करते हैं, जैसे कवि लोग होते हैं, कवि लोग ना बढ़ा चढ़ा के लिखते भी हैं उसके बारे में तो लोगों को एक्सेजरेट होता है, लगता है कि हाँ यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूं कि चित्तौड़गढ़ एक किला है। आपको पता है इस दुनिया के सबसे बड़े फोर्ट कॉम्प्लेक्स में से चित्तौड़गढ़ का नाम आता है। फोर्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब एक किले की बात नहीं कर रहे। अगर आप कभी चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए जाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट टिप बताता हूं। लगभग ऐसे जो पहाड़ है वो कुछ अराउंड 13.6 किलोमीटर की बाउंड्री का है, और 13.6 किलोमीटर की बाउंड्री को उन्होंने दीवार बना करके, जो वहां पे राजा हुआ करते थे उन लोगों ने दीवार बना करके, और उस 750 एकड़ के कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर ले लिया पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी के ऊपर उन्होंने नेचुरल झरने वगैरह ढूंढ लिए जहां से पानी आता है। अब वो झरने वगैरह जब ढूंढ लिए तो उन झरनों के माध्यम से उन्होंने अपने पानी के सोर्सेज बढ़िया बना लिए। ऊपर की तरफ थोड़ा खेतीबाड़ी भी हो जाती है तो उसको भी बढ़िया सोर्सेज हैं। नीचे तो प्रजा रहती है, लेकिन राजा ने क्या किया है, राजा ने अपने फोर्टिफाइड करके दीवार को मजबूत कर लिया है, और अंदर उसके जगह जगह पर अलग अलग मंदिर, अलग अलग किले हैं। तो क्या होता है कि भारत में जब भी कोई व्यक्ति कोई किला बनाता है वो सांस्कृतिक महत्व का आज हो गया, तब तो उसके रहने के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। कोई भी ऐसा काम करके गया, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। नालंदा विश्वविद्यालय का काम था शैक्षणिक कार्य करना, और बहुत सारे विश्व के लोग आज भी नालंदा के अंतर्गत पढ़ाने वाले लोगों के लेखों को पढ़ करके ये समझ पाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गुत्थियां आखिरकार वो पहले कैसे सुलझा गए। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि हम किसी भी जगह को इंपॉर्टेंट बनाएंगे, और जब हम किसी जगह को इंपॉर्टेंट बनाएंगे ना, तो इंपॉर्टेंट बनाने के बाद हम उसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करेंगे। जैसे ये देखिए, अब कोई नेचुरल इंपॉर्टेंस की जगह है, मान लीजिए बहुत खूबसूरत है, नेचुरली बड़ी खूबसूरत है, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यूनेस्को ने कहा सूची में शामिल करो यार इसको। तो यूनेस्को ने 3 तरह की सूची बनाई। पहला कल्चरल इंपॉर्टेंस, दूसरा नेचुरल इंपॉर्टेंस, तीसरा मिक्स इंपॉर्टेंस, कि कल्चरल भी नेचुरल भी। तो भारत में अभी इस समय पर टोटल 42 ऐसी साइट्स हैं। 42 साइट्स
जो भारत के अंदर हैं वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो यूनेस्को क्या है भैया? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसे हिंदी में कहें तो इसका हिंदी होगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक या सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का इंग्लिश ये है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है देखो दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, फ्रांस में। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1945 में। इस समय पर कौन है यूनेस्को के प्रमुख? मेरे ख्याल से यूनेस्को के प्रमुख इस समय पर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, या क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा शायद आईएमएफ की प्रमुख है। मेरे ख्याल से ऑड्रे अजाउले होंगे इस टाइम पे। आई डोंट नो कि ऑड्रे अजाउले हैं भी या नहीं है इस समय। आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स का हिस्सा है, चेंज होते रहते हैं यूनेस्को के अध्यक्ष, तो यूनेस्को के अध्यक्ष को आप करंट अफेयर्स से कवर करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, जो आपके ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है जो यूनेस्को से नहीं है, उनको आप प्लीज लास्ट में पूछिएगा। ऐसे सोचिए ना कि आपके मम्मी पिताजी बात कर रहे हो आपके बड़े भैया की शादी की, अब आपके बड़े भैया की शादी की पूरी प्लानिंग चल रही है और बीच में आप अपनी शादी घुसेड़ दो सिमरन कि विच रिवर इज इंपॉर्टेंट फॉर डेजर्ट इन इंडिया। तो कितना ऑड लगता है ना कि मम्मी पिताजी ऑलरेडी बात कर रहे थे कि बड़े भैया की शादी ऐसे ऐसे करनी है, आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे को लड़की पसंद है, मेरे को लड़की पसंद है। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, जनरली कान पकड़ लेते हैं फिर। और कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कुछ आपको गिफ्ट भी दे दें, तो नहीं बोलते बीच में मजाक कर रहा हूं। लास्ट में पूछ लेना अपना डाउट, ऐसा नहीं है, मना नहीं करता, बस जो पढ़ा रहा हूं पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो आपका ठीक है। तो किनसोवा जोजिया हो या ऑड्रे अजाउले हो, जो भी होंगे वो तो आप जानते ही होंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे एक कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ किले को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है राजस्थान में। ये राजस्थान में मेवाड़ साइड में है, राजसमंद जिले में है। बहुत खूबसूरत किला है, मैं चूंकि गया हूं इसलिए मैंने इसकी फोटो रखी। देखो दोस्तों, कुंभलगढ़ का फोर्ट जो है ये बर्थ प्लेस है महाराणा प्रताप का। और भारत में महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता है ना। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, कुछ बहुत फेमस रूलर्स हुए हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा की जाती है। सो एवरीवन नोज अबाउट हिम। आप कभी इस फोर्ट में घूमने के लिए जाओगे ना, जैसे मान लो आप इस फोर्ट पर पहुंचे, तो इस फोर्ट पे के कॉम्प्लेक्स पे आप ये ऊपर जा सकते हो। देखो ये लोग ही खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप घूम सकते हो। यहाँ से जब आप थोड़ा आगे की तरफ जाओगे तो आगे की तरफ जाने पर ये साइड में एक कमरा आता है। ये जो कमरा है, मुझे गाइड ने ये बताया कि इसी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इस कमरे में। ऐसा मुझे है ना, ऐसा मुझे गाइड ने बताया था। आई डोंट नो कि ये बात सही भी है कि नहीं है। खैर, तो देखो दोस्तों, यूनेस्को का काम समझ में आया ना आपको। यूनेस्को का काम है कुल मिलाकर के भारत के और विश्व के अलग अलग महत्वपूर्ण जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल करके उनको संरक्षित करने के लिए कहना, और फिर लोगों को टूरिज्म के बारे में बताना कि भैया जाओ, भारत में बहुत खूबसूरत सी जगह है, जाओ घूम के आओ। लोग जाते हैं, आते हैं घूम के। ये यूनेस्को का काम है। तो यूनेस्को का ये काम शुरू हो गया था 1972 से ही। तो भारत में कल्चरल इंपॉर्टेंस की 34 साइट्स हैं, यानी सांस्कृतिक महत्व की 34 जगह हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है नेचुरल इंपॉर्टेंस, यानी कि प्राकृतिक महत्व की 7 जगह हैं। और फिर है मिक्स, कल्चरल और नेचुरल दोनों का मिक्स। तो ऐसे इंपॉर्टेंस की टोटल हमारे पास एक ही जगह है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हुआ? तो सभी का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऐड कर दिया हमने। आगरा के किले को 1983 में घोषित किया गया था, अजंता की गुफाओं को 1983 में। जो नालंदा महाविहार है, नालंदा महाविहार को 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। जो सांची का बौद्ध मॉन्यूमेंट है, जो सांची स्तूप है, वो 1989 में शामिल हुआ था, 1989 में। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क पहले राजाओं के घूमने फिरने की जगह थी, बाद में इसको आर्कियोलॉजिकल पार्क बना दिया, 2004 में इसको शामिल किया गया ना। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे, 2004 में शामिल हुआ है ये।
चर्चेज और कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986, ठीक है। धौलावीरा हड़प्पन सिटी 2021। धौलावीरा के अलावा एलिफेंटा की गुफाएं 1987, एलोरा की गुफाएं 1983। एलिफेंटा मुंबई के पास है, एलोरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का नाम अब चेंज कर दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज नगर के नाम से, तो ये तो आप जानते ही हो, है ना। और दूसरा उपकार, आपके डाउट पे आता हूं, बहुत अच्छा डाउट है। फतेहपुर सीकरी, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो अभी हैं वो, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो हम्पी पर हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो महाबलीपुरम पे हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो पट्टाडकल में है, जो राजस्थान के हिल फोर्ट हैं, 6 फोर्ट को राजस्थान के शामिल किया गया है, 6 किले राजस्थान के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। अहमदाबाद शहर 2017 में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में, जयपुर शहर राजस्थान 2019, और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर 2021 में, ये लेटेस्ट है जो शामिल किया गया है। फिर खजुराहो वाले जो मंदिर है 1986 में, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स गया में ना, जो कालका शिमला रेलवे है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, उन सबको शामिल किया हुआ है। तो माउंटेन रेलवे भारत की, कुतुब मीनार और उसके आसपास के जो मॉन्यूमेंट है 1993 में शामिल हुए। रानी की वाव, रानी की वाव 100 रुपए के नोट के पीछे है ना, तो 100 रुपए के नोट के पीछे जो रानी की वाव है, क्वींस स्टेप वेल, रानी उदयमती ने इसको खुदवाया था। पुराने समय में इतिहास अगर आप देखें तो सोलंकी रानी हुआ करती थी, सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती। रेड फोर्ट 2007 में, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में है, मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास में। तो वहां पे भीमबेटका में थोड़ा सा पुराने एज के, हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले के एज के आदिमानवों वाले हम लोगों को बहुत सारे अवशेष मिले हैं। सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसला के, ये अभी लेटेस्ट शामिल है, 2023 में शामिल किया गया है, जो होयसला लोगों के हैं। शांति निकेतन को 2023 में, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है 1984 में, और ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया, ठीक है। 2016 में चंडीगढ़ का आर्किटेक्चरल वर्क, ली कार्बूजियर, ये वही व्यक्ति है जिसने चंडीगढ़ को डिजाइन किया है, गांधीनगर को डिजाइन किया है। तो ये हम आपको ऑलरेडी दे देंगे लिखा लिखाया, ये हिंदी भी है इसका, ये नीचे देखिए। जंतर मंतर जो जयपुर का है उसको, मुंबई के विक्टोरिया गोथिक और आर्क डेको एसेंबल्स, ये सब। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये प्राकृतिक महत्व का है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, और नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, वेस्टर्न घाट, इन सबको शामिल किया हुआ है यूनेस्को की सूची में। बाहर वाले आए देखें। और फिर एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम मिश्रित की कैटेगरी में रखते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने ये आपको पूछा, इनमें दोनों ही जगहें पूछी जा सकती हैं। एक तो आपसे ईयर पूछा जा सकता है, कौन से ईयर में इसको शामिल किया गया था। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से जगह पर है ये फला चीज, है ना। तो ये जब पीडीएफ अभी आपको अपलोड कर देंगे तो आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। जैसे चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आप लोग टेंशन मत लेना। हाँ, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा, उपकार ने, कि जो प्लेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उसको क्यों करते हैं यूनेस्को में शामिल। मतलब ऐसा कौन सा प्लेस है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है इनमें से और वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है, मतलब आप बताओ। उपकार, दिस अ क्वेश्चन टू यू डियर। यूनेस्को ही है जो किसी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है, अलग अलग नहीं है शिवानी, यूनेस्को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। उपकार का कहना है नालंदा और धौलावीरा। हाँ ठीक है, तो देखिए धौलावीरा डिस्ट्रॉयड नहीं है, धौलावीरा जो है, धौलावीरा को तो खोजा गया। धौलावीरा के साथ खास बात यह थी कि आपको पता है धौलावीरा एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया में, एक तो रेगिस्तान में थी और दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं है जहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन का धौलावीरा से ज्यादा अच्छा प्रमाण मिलता हो। आप सोचो, धौलावीरा की खास बात है, हड़प्पा के जितने भी शहर हुआ करते थे, हड़प्पा के शहरों में धौलावीरा शहर गुजरात के कच्छ में है, और गुजरात के कच्छ में सिर्फ एक ही नदी बहती है जो रेगिस्तान से होकर के बहती है। कोई स्टूडेंट थी हमारी जो अभी पूछ रही थी कि रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है, उसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है अजमेर से, बहती है थार मरुस्थल में, और थार से बहते हुए कच्छ में जाकर सूख जाती है। धौलावीरा में लूनी नदी का पानी सिर्फ बारिश में पहुंचता था, बाकी टाइम नहीं पहुंचता था। तो जितनी भी बारिश है और जितना भी पानी उनके पास पहुंचे, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके
वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण का सिद्धांत लागू करके जितने बढ़िया तरीके से धौलावीरा बनाया गया था वो अद्वितीय है। उस समय पर ऐसा सोच लिया जाना भी अद्वितीय है। आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद हम सोच नहीं पा रहे, सोचिए उस समय पर कैसे उन लोगों ने सोचा होगा, है ना। ये खास बात है जो धौलावीरा को महान बनाती है, धौलावीरा को एकदम शानदार बनाती है। तो धौलावीरा एक ऐसी जगह है जो, अच्छा ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं धौलावीरा के बारे में, यूपीएससी के 2021 में सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। धौलावीरा को 2021 में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में, और दूसरा करंट अफेयर्स का था तो आ गया था उस साल, और दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बढ़िया थी वहां पे, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि धौलावीरा के अलावा नालंदा को क्यों शामिल किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की अकेली यूनिवर्सिटी है जिसके रूइंस मौजूद हैं, और वो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, यानी लगभग भारत में वो 1600 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। आप सोचिए कि 1600 साल पुरानी यूनिवर्सिटी या उसके रूइंस मौजूद होना, ये किसी भी देश के अंदर उसकी सांस्कृतिक ग्रेटनेस, या यूं कहो कि उसके कल्चरल ग्रेटनेस का एक बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल है। सोचिए कि अगर इतिहास में 1193 के आसपास कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने अटैक ना किया होता तो शायद नालंदा यूनिवर्सिटी उसी तरह से हमारे पास मौजूद होती जैसी नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त ने बनवाई रही होगी। सो बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी को उस समय पर एक सिंबल ऑफ एक्सीलेंस माना जाता था, जिस समय पर लोग साउथ ईस्ट एशिया और पूरे ईस्ट एशिया में यूनिवर्सिटीज जानते तक नहीं थे। जापान के बारे में मैं आपको एक खास बात बताऊं, 1990s में, या 1991 की बात है मेरे ख्याल से, लालू प्रसाद यादव जी जो कि आरजेडी के प्रमुख हैं, आप जानते हैं, बड़े ही फनी राजनेता हैं, वो पहली बार सीएम बने थे बिहार के। तो जब पहली बार मुख्यमंत्री बनना हुआ तो जापान की सरकार को लगा कि चूंकि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र भारत है और बोध गया वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो क्यों ना हम बिहार की सरकार से बात करें और बिहार में डेवलपमेंट अपने हिसाब से कर लें। जापान की सरकार ने उस समय पर बिहार की सरकार को ऑफर दिया था कि आप 3 साल के लिए हमें बिहार दे दीजिए, हम बिहार को जापान बना देंगे। लालू जी कहते हैं कि तुम 3 महीने के लिए हमको जापान दे दो, हम जापान को बिहार बना देंगे। लालू जी मिस्ड दी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी को मिस किया। तो आपको समझ में आया कि क्यों क्यों किसी जगह को घोषित किया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, ठीक है। नहीं, मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों ही शामिल हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, मोहिब अहमद, लेकिन मोहनजोदारो और हड़प्पा ये दोनों के दोनों भारत में नहीं है, ये दोनों पाकिस्तान में है। मेरे ख्याल से मोहनजोदारो जो है, मोहनजोदारो को शामिल किया गया था 1981 के आसपास। चूंकि ये पाकिस्तान का मसला है इसलिए हम ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते, बट अगर मैं इसमें सर्च करूं या इंटरनेट के माध्यम से जानकारी को इकट्ठा करूं तो मोहनजोदारो यूनेस्को एडिशन अगर हम देखें, मोहनजोदारो यूनेस्को 1980, 1980, तो मैं सही हूं यार, है ना। देखा, हालांकि पाकिस्तान का मामला था, मुझे नॉलेज ना होना ये मेरी पढ़ाई का वो नहीं है, मसला नहीं है। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व जो है ये पार्क, ये गुजरात के अंदर है। ये राजाओं का पहले बहुत बढ़िया आउटस्कर्ट्स में घूमने की जगह थी। ये आपको आंसर नहीं लिखना, आंसर मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये चंपानेर पावागढ़, बाद में इसको आर्कियोलॉजिकल पार्क बना दिया सरकार ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं टोटल 3। तो यूपी में एक तो है आगरे का लाल किला, दूसरा है फतेहपुर सीकरी, और तीसरा है ताजमहल, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि जापान को बिहार में डेवलपमेंट से क्या फायदा होता। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जापान में बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और बौद्ध धर्म को शुरू किया था महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध
जहां पर आत्मज्ञान प्राप्त किए थे वो जगह बिहार में आती है, बोध गया। इसीलिए जापानियों के लिए एक तीर्थ है बोध गया। जैसे मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए तीर्थ हैं, तो यदि पाकिस्तान ये कहे कि हम मक्का और मदीना को और अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, सऊदी अरब से बात करके मक्का और मदीना को डेवलप करने की बात कहे, तो क्या पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कोई सऊदी अरब में जाकर मक्का मदीना को डेवलप करना? तो बिल्कुल इंटरेस्ट है, रिलीजियस इंटरेस्ट है ये। हालांकि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो मक्का मदीना को डेवलप कर सके बेचारा। इस समय पर पाकिस्तान काफी नीचे चला गया है, इकोनॉमी उसकी डोल गई है। सऊदी अरब वाले खुद ही पैसे देते हैं पाकिस्तान को कि लो भाई जिंदा रहो। पर मैं एक सिचुएशन की बात कर रहा हूं ना वैसा। ठीक है, विवेकानंद गौतम जी एकदम बढ़िया टॉपिक पर क्वेश्चन पूछिए तो मजा आए, डिस्कस करने में भी थोड़ा अच्छा लगे। चाइना बौद्ध धर्म को फॉलो नहीं करता मोहिब। चाइना जो है ना, चाइना में मैक्सिमम लोग वैसे नास्तिक हैं। चाइना का जो तिब्बत वाला पोर्शन है, उस तिब्बत वाले पोर्शन में बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है। चाइना बुद्धिज्म फॉलो नहीं करता, कोई वहां का स्टेट रिलीजन नहीं है, लेकिन जापान का स्टेट रिलीजन है। जापान का एक राजधर्म है जो कि बुद्धिज्म है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में टोटल शामिल जो जगहें हैं वो हैं 42। और फिर देखिए खूबसूरत खूबसूरत सी जगह है, ये तो है ही। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा घोषित किस प्रकार का स्थल है? तो देखो दोस्तों, कंचनजंगा को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यह मिक्स प्रकार का स्थल है, और ये खूबसूरत सी जगह है जहां पर कल्चरल इंपॉर्टेंस की जगह भी है और नेचुरल इंपॉर्टेंस तो है ही। अरे मत लिखो ABCD, मना तो कर रहा हूं। धन्य हो बैच आप लोग। मेरी धार्मिक मान्यताएं इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन गंगा जी जरूर नहाऊंगा आपके इस बैच के पूरा होने के बाद। जाऊंगा इलाहाबाद में, डुबकी लगाऊंगा, सॉरी प्रयागराज में, भले थोड़ा सा पानी हो, चुल्लू डुबा दूंगा, चुल्लू भर पानी वैसे नाक डुबाऊंगा थोड़ा सा, मत करो। राहुल रॉय कह रहे हैं कि राहुल राय अगर वो बिहार को डेवलप करते तो उस पर अधिकार भी कर लेते। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि जापान की मदद से हम लोग बुलेट ट्रेन चला रहे हैं अहमदाबाद से लेकर के मुंबई। अब अहमदाबाद से मुंबई हम लोगों ने बुलेट ट्रेन चलानी है, तो उस बुलेट ट्रेन पर अधिकार जापानियों का होगा। ये तो बस कहने की बात है यार। चलो चलो फिर नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसका आंसर मत दो, हम देते रहे आंसर। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड के अंदर है। ये बेहद खूबसूरत जगह है, फूलों की घाटी है कुल मिला के ये, तो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। और ये वहां पर पाई जाने वाली बकरियां हैं, ये पहाड़ी बकरियां। तो ये खूबसूरत सी हिमालय में ये जगह है। आगे चलते हैं, तो आगे चल करके एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली में कौन से किले को बड़े दरवाजा के रूप में जाना जाता है? तो वो पुराना किला है बेसिकली, ये बड़ा दरवाजा के रूप में जाना जाता है। और ये बड़े दरवाजे का फोटो है, ये दिल्ली का एक किला है, बहुत इंपॉर्टेंट। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी को क्रेडिट दिया जाता है इसका निर्माण करवाने का। वास्तव में बड़ा दरवाजा, इसके स्टार्टिंग की नींव तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखने की सोची थी, पर शेरशाह सूरी ने बाद में इसको बढ़िया से बनवाया। आगे चले। एक क्वेश्चन हमारे सामने आएगा जब कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप इसका आंसर हिमाचल प्रदेश ही टिक मारिएगा। ये खूबसूरत सी जगह हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। आप लोगों को ये सब इसीलिए दिखाते हैं ताकि आप लोग पढ़ाई के लिए मोटिवेशन लें, पढ़ाई करने के बाद अपना सिलेक्शन लें और सिलेक्शन लेकर के फिर यहाँ घूमने जाएं। सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण अशोका द ग्रेट द्वारा करवाया गया था, यानी कि शाहजहां, आसफुद्दौला और अकबर क्यों ही निर्माण करवाएंगे किसी बौद्ध स्मारक का? तो ये बौद्ध स्मारक का निर्माण सांची में हुआ। अच्छा, क्यों ही निर्माण करवाएंगे उसके पीछे वजह बता देता हूं। वैसे तो अकबर बहुत ही लिबरल राजा था और अकबर राजनीतिक दृष्टि से महान भी कहा जाता है। अकबर को महान कहने के पीछे थोड़ी वजह यह भी है कि अकबर ने उनको हैंडल कर लिया जिनको कोई हैंडल नहीं कर पा रहा था, राजस्थान को। तो अकबर ने राजस्थान को हैंडल करने की जो तरकीब निकाली उसमें था राजस्थान वालों को जो चाहिए वो दे दो, बस राजस्थान वालों को जॉब पे रख लो। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके बगल में कोई पड़ोसी हो, जिस पड़ोसी का काम हो मार काट करना और उसको मजा आता हो मार काट करने में, तो आप उसे सैलरी देने लग जाओ और बोलो मेरे लिए मार काट करो। तो अकबर इस पॉलिसी में महान है,
वास्तव में अकबर ने राजपूतों के साथ अच्छे से टैकल किया और अकबर ने राजपूतों का इस्तेमाल किया बाकी सभी फोर्सेस को हराने में, चाहे वो उज्बेक हो चाहे वो अफगान हो। तो अकबर ने मंदिर बनाने के लिए कुछ कुछ योगदान दिए हैं। जैसे आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मान सिंह को सेनापति बना करके भेजा था महाराणा प्रताप के खिलाफ। हालांकि उसमें हम लोग राजा मान सिंह को गाली देते हैं, वो इसलिए क्योंकि भारतीय लोगों के सेंटीमेंट महाराणा प्रताप के साथ हैं। चलिए ठीक है, यहां तक मैं मानता भी हूं। लेकिन दूसरा जो अकबर का पहलू है वो ये है कि अकबर के समय पर ही राजा मान सिंह ने आमेर के महल बनवाए, वो तो ठीक, लेकिन कांगड़ा में मंदिर है हिमाचल में, तो उसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर जो टूटा हुआ था उसका भी पुनर्निर्माण करवाया, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया। फिर जो जगन्नाथपुरी मंदिर टूटा हुआ था उसका भी निर्माण करवाया, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया। तो कल्चरल इंपॉर्टेंस में जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं भारत के इतिहास की, राजा मानसिंह का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। राजा मानसिंह वही व्यक्तित्व हैं जिनकी वजह से इन सभी मंदिरों को वापस से बनाया जा सका। तो ऐसा नहीं है कि अकबर के समय पर टॉलरेंस नहीं था, था टॉलरेंस, पर अकबर के दो पहलू हैं। अकबर का एक पहलू है तो अकबर वास्तव में टॉलरेंट था, अकबर ने सहिष्णुता दिखाई थी, अकबर के दीन इलाही धर्म को शुरू करने के पीछे बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाओं को लेकर के काम करना था। लेकिन एक तरफ अकबर का दूसरा पहलू भी है कि अकबर मीना बाजार भी लगवाता था, अपनी पसंद की औरतों को हरम में रखता था। अकबर का काम था किसी राज्य के ऊपर अटैक करना, तो चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया तो चित्तौड़ में 30,000 लोगों को कटवा दिया और अबुल फजल से इस बात को लिखवाया भी कि मैंने 30,000 काफिरों को मारा। तो अकबर के दो पहलू हैं। पता नहीं उस दिन अकबर को क्या हो गया था जिस दिन अकबर ने ये काम किया होगा चित्तौड़ पे आक्रमण करने का। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं जो एक राजा के मिलते हैं। हाँ, अकबर के नाम पर एक और काम है। अकबर ने ही जमीन दी थी तो स्वर्ण मंदिर बना। जिस पर आज स्वर्ण मंदिर बना हुआ है ना अमृतसर में, वो अकबर द्वारा ही दान की गई जमीन है। और जो गुरु सिख धर्म के चौथे गुरु हुआ करते थे, गुरु रामदास जी, उन्होंने अमृतसर में वो जो गोल्डन टेम्पल है उसके चारों तरफ सरोवर का निर्माण भी करवाया। और फिर बाद में अमृतसर के मंदिर की नींव एक मुस्लिम सूफी फकीर द्वारा रखी गई थी, मियां मीर नाम था उनका, और यह काम करवाया था 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी ने। तो इस तरह से गुरु अर्जन देव जी और मियां मीर और अकबर द्वारा दी गई जमीन, ऐसा टॉलरेंस था अकबर के अंदर। तो अकबर पता नहीं कैसा व्यक्ति था, बट था जैसा भी था, राजनीतिक दृष्टि से ना उसको समझ में आता था करना क्या है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, मैं धीरज कुमार पांडे तुमको एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब मैं कोई बात कहा करूं ना तो उसमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी, है ना, किसी भी धर्म के, किसी भी व्यक्ति के और किसी भी धर्म के गुरु के बारे में ये बातें जो आप लिखे हो ना, मैं इस बात पे आपको हटा भी सकता हूं, हमारे सेशन से हटा क्या सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति है ना तो वो आपको डेफिनेटली फिर सू कर देगा। मतलब मैं मानता हूं आपको अंगूठे दिए भगवान ने, लेकिन उन अंगूठों का उपयोग ठीक ठाक करो ना। जरूरी थोड़ी ना है कि आप कुछ भी लिख दो जो आपके मन में आ रहा है। मेरे मन में भी बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं आपके इस कमेंट को देख करके, तो मैं कह दूं। बदतमीज इंसान हो क्या यार। तुम मेरे YouTube सेशंस में आते थे, फिर मैंने तुम्हें कहा पेड सेशंस में आओ, और अगर तुम इस तरह की बदतमीजी करते, मैं तुम्हें कभी नहीं कहता कि YouTube से तुम पेड में आओ। तो दोबारा कभी इस तरह की बातें किसी भी धर्म के भगवान के बारे में, किसी भी मजहब के पैगंबर के बारे में, किसी मजहब के अल्लाह के बारे में, या किसी भी गॉड के बारे में, या किसी भी गुरु के बारे में बिल्कुल नहीं लिखना। बता दे रहा हूं, अभी माफी मांगो लिख करके कि सर मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहता हूं। ठीक है। मोहिब कह रहे हैं बीरबल का मेन रोल रहा होगा उसकी पॉलिसी में। हाँ, वैसे बीरबल था बढ़िया आदमी, बीरबल ने भी काफी हेल्प की होगी अकबर की। अकबर ने समझने की कोशिश की, एटलीस्ट भारत को अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं की। ये अकबर की अचीवमेंट है। चलो आगे चल करके एक क्वेश्चन बढ़िया सा आता है, बहाई मंदिर क्या है। तो बहाई मंदिर तो वास्तव में लोटस टेम्पल है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल किस टाइप के मंदिर हैं। तो दिलवाड़ा, एक तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल मैंने पहले ही बोल दिया,
तो ये जैन आर्किटेक्चर के बने हुए टेम्पल्स हैं, और इसमें मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं, वो आपको थोड़ा सा याद होगा। ये पता है, ये जो जैन मंदिर है दिलवाड़ा, ये दिलवाड़ा नहीं है, देलवाड़ा है। देलवाड़ा वास्तव में एक जगह है। आप जब कभी राजस्थान के साउथ में घूमने जाओगे ना, तो राजस्थान के साउथ में आपको देलवाड़ा, केलवाड़ा ऐसी जगह मिलेंगी। ऑनेस्टली बताऊं मैं, तो देलवाड़ा या केलवाड़ा जैसी जो जगहें होती हैं, तो उनमें से देलवाड़ा जगह माउंट आबू पे है, और माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में है। तो वहां पे एक हिल स्टेशन है, ये माउंट आबू हिल स्टेशन पे बढ़िया सा मंदिर बना हुआ है। इसमें सभी 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित है। आप कभी घूमने जाइए। 11वीं शताब्दी के आसपास एक राजा हुआ करते थे सोलंकी वंश में, उन्होंने अपने मंत्री से कहा, उनके मंत्री जैन थे, विमल शाह नाम था मंत्री का, मंत्री जैन थे। तो सोलंकी राजा के मंत्री विमल शाह ने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था वास्तुपाल। वास्तुपाल डिजाइनर था और विमल शाह इसका फंड दे रहे थे। सोलंकी राजा ने भी हेल्प की थी। तो ऐसे ही राजा की हेल्प से, मंत्री की मदद से, और अंततः वास्तुपाल द्वारा डिजाइन करके ये मंदिर को बनाया गया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है ये। ठीक है, हाँ देवेंद्र जी, ये पार्ट रटने वाला ही है। मोहिब अहमद अपना सवाल पूछ लीजिए। चलो फिर हाँ, रबड़ी फेमस है देवेंद्र कह रहे हैं दिलवाड़ा जैन टेम्पल की। मैंने आपको बताया था कि जब आप कभी दिलवाड़ा जैन मंदिर में जाते हो, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर से आप गुरशिखर की चोटी की तरफ जाइए। गुरशिखर की चोटी जब आप चढ़ने वाले होते हो, तो उसके 10 कदम चढ़ के दाएं हाथ में एक रबड़ी की दुकान है। उससे बेहतर रबड़ी पूरी दुनिया में कोई नहीं खिलाता। बहुत खूबसूरत यार, बहुत बढ़िया टेस्ट है उसका। किस वंश ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाने वाले चंदेल राजा हुआ करते थे। चंदेल, ये जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड को पहले जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, और जेजाक भुक्ति में चंदेल राजा हुआ करते थे। चंदेल राजपूत थे वैसे, और पहले तो गुर्जर प्रतिहार के अंडर हुआ करते थे। फिर गुर्जर प्रतिहार से धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को आजाद किया। हालांकि इन्होंने लड़ाई लड़ ली थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो चूंकि पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों को हरा दिया, इस वजह से चंदेलों की शक्ति में थोड़ी कमी आई। परंतु चंदेलों के कुछ शासक बहुत ही महान थे, और उन महान शासकों में से बहुत सारे शासकों ने खजुराहो के आसपास के मंदिरों को बनाना शुरू किया था। तो ये खजुराहो के मंदिर हैं। मोहिब अहमद, सवाल पूछ लो भाई, तुम 2 बार लिख चुके हो। एक सवाल है आपसे, एक सवाल है आपसे। सीधे सवाल लिखा करो। एक सवाल पूछना था सर, मैं एक क्वेश्चन पूछूं क्या? ना, क्वेश्चन पूछो, ये ना पूछो कि मैं पूछूं। नहीं, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता। हिस्ट्री के बस फैक्ट आपको बता रहा हूं। अरे आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है भाई, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा नहीं बताऊंगा। आल्हा उदल क्या थे? आल्हा उदल वही चंदेल वंश के जो राजा थे, परमर्दी देव चंदेल, उनको परमाल के नाम से भी जाना जाता है। तो राजा परमाल के सेनापति हुआ करते थे आल्हा और उदल, जिन्होंने तुमुल महोबा के युद्ध में 1182 में पृथ्वीराज चौहान की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो जो लोक कथाएं हैं, वो लोक कथाएं ये कहती हैं कि इस युद्ध में उदल की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन आल्हा का शव नहीं मिला। तो आल्हा अभी तक जीवित माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में सतना एक जिला है, तो मध्य प्रदेश में सतना जिले में एक जगह आती है मैहर, और अब तो मैहर भी जिला हो चुका है। तो मैहर में एक मंदिर है शारदा माँ का। ये माँ दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। शारदा माता के उस टेम्पल में आज भी ये माना जाता है कि रोज सुबह 4 बजे आल्हा दीपक जलाने आते हैं, और सुबह 4 बजे उस मंदिर में कोई भी एंट्री नहीं करता, क्योंकि वो आल्हा के आने का समय होता है। लोक श्रुतियां ये भी कहती हैं, जो आसपास के लोग हैं वो कहानियां बताते हैं कि आल्हा जब आते हैं उस समय पर कोई ना जाए, वरना उनकी लाश ही मिली है। तो अगर ऐसा 1-2 लोगों ने किया भी है, तो 1-2 लोग जिंदा नहीं है अब। पता नहीं ये कहानी कहां तक सही है, कहां तक नहीं है ना? तो आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। कुलविंदर कह रहे हैं कि सर ज्योग्राफी में पंजाब का बहुत कम पूछा जाता है। पंजाब में है ही क्या ज्योग्राफी के नाम पे? 5 नदियों की लैंड है, पूरा प्लेन एरिया है, एलुवियल सॉइल है, बात ही खत्म। ना कोई नेशनल पार्क, ना कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतनी खास। तो क्या पूछेंगे पंजाब में, जब है ही कुछ नहीं तो।
है ना? तो क्या करें, पंजाब के पास ज्योग्राफिकली नहीं है। मोहिब अहमद का कहना है कि हमको बोला जाता है कि मुगल बाहर के थे, बट जब उनका बॉर्न प्लेस देखते हैं तो वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया से ही कुछ मुगल थे, तो वो बाहर के कैसे हुए? अच्छा, तो बाहर के कैसे हुए, अगर आप इसका लॉजिक लगाते हो तो हिंदू कुश पर्वतों के उस पार पैदा होने वाले कोई भी व्यक्ति, वो हमारे भारतीयों द्वारा ये कहे जाते थे कि वो बाहरी हैं, और बाहरियों के लिए एक शब्द दिया गया था म्लिच। तो म्लिच माना जाता था उन सभी को जो अरबी, तुर्की ओरिजिन के होते थे। और अगर आप बाबर को देखोगे तो बाबर चूंकि मुगल वंश का संस्थापक है, और बाबर की लीनियज या बाबर के जो पूर्वज हैं वो मंगोल थे, मंगोलों से ही मुगल शब्द निकला है। और मंगोलों के ही सरदारों ने, जैसे मंगोलों के वंशज हैं चगताई खान, मंगोलों के ही वंशज हैं, बाबर के पिता का नाम हुआ करता था उमर शेख मिर्जा। तो जानते हो बाबर के ही वंशज एक तरफ तैमूर लंग और बाबर के ही वंशज एक तरफ चगताई खान, इन्हीं दोनों में से आगे चल करके बाबर की मां कुतलुग निगार खानुम और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा दोनों हैं। तो मतलब कि तैमूर लंग और मंगोल यानी कि जो चंगेज खान था उसके डायरेक्ट वंशज में से बाबर है। तो ये बताइए कि अगर आप इस हिसाब से लॉजिक लगाएं तो आपके हिसाब से तो फिर चंगेज खान भी भारत का ही था। तो ओरिजिन देखा जाता है भाई, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को, आप जैसे आर्य लोग कहां से आए, तो इसके मत में बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे अलग अलग लोगों की बातें कुछ भी हों, लेकिन अभी मैक्स मुलर के हिसाब से सेंट्रल एशिया से आए, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य लोग तो यहीं के निवासी हैं, भारत के ही। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यार ये लोग आर्कटिक तरफ से आए। तो सबका अपना अपना एक, है ना, अपना अपना एक कहना हो सकता है भाई, क्या किया जाए। राजस्थान, ओ सॉरी, राजस्थान कह रहा हूं, हरियाणा से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिया। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, वो एक रामसर स्थल भी है और वो एक वेटलैंड भी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा ये है कि जैसे हथनी कुंड बैराज कौन सी नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर। तो ये हरियाणा के बॉर्डर पर ही है, हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पर। तो यमुना नदी से पानी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? तो यमुना नदी बनाती है। हाँ, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा कम है यार, प्लेन एरिया में नहीं होते। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतनी ज्यादा आ जाएंगी जितनी मध्य प्रदेश में हो सकती है? वो तो ज्योग्राफी है कि भाई जंगल जहां ज्यादा होंगे वहां पर थोड़ा सा नेशनल पार्क ज्यादा होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज्यादा होंगे, नदियां ज्यादा होंगी। पर ऐसा नहीं है कि प्लेन एरिया में नदियां नहीं है, प्लेन एरिया में भी नदियां हैं। यूपी, पंजाब, पंजाब तो खैर है ही लैंड ऑफ 5 रिवर्स और गुरुओं की भूमि है। ठीक है। सैफ खान का क्वेश्चन है, राजा धंग ने जल समाधि क्यों ली? उत्तरी। अभिषेक महतो, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स आपको लास्ट में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सल फैक्ट्स जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, जो हमारे स्टूडेंट ने लॉजिक पूछा था इसका। दूसरा जो है कि, हाँ भाई ये बताइए कि रंजीत रमेश यादव, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। शिवांश कह रहे हैं चंगेज खान द ग्रेट। नहीं भाई, चंगेज खान ग्रेट नहीं था। या राजा धंग ने जल समाधि क्यों ली थी? उस समय के जो लोग होते थे ना, वो बहुत जल्दी धार्मिकता से प्रभावित होते थे। तो आज भी लोग हैं ऐसे। आप देखो, मेरा एक भाई है, वो सन्यासी हो चुका है ना, पता नहीं उसने क्या अपना नाम रखा हुआ है, परमलानंद ऐसा कुछ करके नाम है। तो उसका नाम वैसे अजय सिंह था, पर वो अजय सिंह अब अजय सिंह नहीं है। मतलब ऐसे तो योगी आदित्यनाथ भी अजय सिंह बिष्ट हुआ करते थे, पर अब वो नहीं है। तो स्वाभाविक है यार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पर धार्मिक चेतना आ सकती है। राजा मिनांडर को धार्मिक चेतना आई, नागसेन ने कन्वर्ट कर दिया, बुद्ध बन गए, राजा मिनांडर मिलिंद के नाम से जाना जाने लगा। और मिनांडर और नागसेन के बीच का जितना संवाद है वो एक किताब में लिखा हुआ, मिलिंद पान्हो, किसी को कब भी आ जाए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। हाँ हाँ, मध्य प्रदेश में तो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, वो तो है ही। हाँ, थैंक यू अभिषेक, पर मैं लास्ट में करवाऊंगा, लास्ट के 5 सेशंस में मैं आपको यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, इन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है कुलविंदर जी, मैं करता हूँ। 42 में फिर 42 याद रखने की जरूरत नहीं है नीतीश, बस आप क्विज देते रहिएगा इनके ऊपर। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में शामिल हो जाती है, इसलिए। ईरान पहले पारसी कंट्री था ना, बिल्कुल पारसी धर्म हुआ करता था वहां पर। टेम्पल, पासेस, लेक्स, इनके लिए आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा ना, टेम्पल्स बाय नवदीप सर, पासेस बाय नवदीप सर, लेक्स बाय नवदीप सर, आपको खूब वीडियोस मिलेंगे, और मैंने वहां पर खूब पढ़ाया है, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, चलो क्विज आप गूगल पर कहीं पर भी करते रहिए यार, गूगल पे सर्च करिए क्विज ऑन टेम्पल्स ऑफ इंडिया, आपको दुनिया भर के टेम्पल्स पे क्विज मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, हरियाणा के पहाड़ों के बारे में बताया था। ठीक है, नहीं कल क्लास नहीं होगी। हाँ थैंक यू कुलविंदर। नॉट क्वेश्चन ऑन रिलीजन, मोहिब को क्या हो गया? ज्योग्राफी की कोई बुक बता दीजिए क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, किरण पब्लिकेशन की बुक है, और क्विज देते रहिए बस, ये ऑनलाइन क्विज खूब मिलती है, देते रहो। चलो ठीक है, आप लोग बायो की क्लास में जा सकते हो। कोई तो कह रहा है कि मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ, थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बस इसमें जो कवर करवाते हैं यही है ना। जैसे ये खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो के मंदिर बेहद खूबसूरत हैं। ये जो मंदिर है मेरे ख्याल से इसकी एंट्री यहाँ से है, सामने से। ये है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, और कंदरिया महादेव मंदिर को बनवाया था, अच्छा इसकी नींव तो रखी थी राजा धंग ने ही, राजा धंग के पुत्र हुए राजा विद्याधर, विद्याधर ने इसको बनवाया। महमूद गजनवी के 17 अभियान हैं भारत में, लेकिन 17 अभियानों में से महमूद गजनवी जिसमें फेल हुआ है वो राजा विद्याधर के खिलाफ है, 1019 में बुंदेलखंड का जो अभियान था गजनवी का। सैफ खान कह रहे हैं आई एम फैन, थैंक यू सैफ। पर यार एक बात बताओ, एमपी से हो क्या सैफ? राजा धंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शेख अशरफ कह रहे हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर फेस ग्लो? मैंने कुछ नहीं किया, जो मम्मी पापा ने किया बस उसी का ग्लो है। कुछ नहीं करता। ठीक है, थैंक यू देव ज्योति। ओके, हु इज अल्लाह, नॉट क्वेश्चन रिलीजन। रंजना कुशवाहा कौन है? कौन आ गई बीच में भाई? देखो अल्लाह क्या है ना कि हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी कम है वास्तव में। हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोग नॉन इस्लामिक हैं, उनको भी जानकारी कम है इस बात की। अल्लाह एक डिवाइन एंटिटी है, और जैसे इस्लाम ये कहता है, इस्लाम एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है। मोनोथिस्टिक का मतलब होता है एकेश्वरवादी, एक ईश्वर है इस्लाम में, और वो ईश्वर है अल्लाह। ठीक है, तो मोनोथिस्टिक जो भी रिलीजन होते हैं, अब्राहिमिक टाइप के रिलीजन्स, तो उनमें एक ही अल्लाह को पूजने की बात कही जाती है। अब स्वाभाविक है कि जब एक ही भगवान है तो उन्हीं को पूजा जाएगा। जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट जो भगवान है उनको पूजा जाएगा, अब उनके अलावा किसी और को तो पूजा नहीं जाएगा। स्वाभाविक है कि जैसे हमें नहीं पता होता कि अल्लाह कौन है, या कई सारे हिंदुओं को तो ये भी नहीं पता कि अल्लाह अलग होते हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब अलग होते हैं। तो अल्लाह जो है, अल्लाह एक डिवाइन एंटिटी है, और अल्लाह की वाणी को लोगों तक पहुंचाने में पैगंबर हेल्प करते हैं। तो पैगंबर एक तरीके से मध्यस्थ हैं, जो इंसानों और अल्लाह के बीच की बातों को अल्लाह की तरफ से इंसानों के पास पहुंचाते हैं, ऐसे समझिए। और दूसरा ये भी याद रखिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम शुरू नहीं किया। इस्लाम इस दुनिया में पुराना है, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से माने तो 1.25 पैगंबर हुए हैं, और उन 1.25 पैगंबरों में से आखिरी हुआ करते थे हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका पूरा नाम है। ठीक है, तो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब इज द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, वो लास्ट प्रॉफिट हैं जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए,
और अल्लाह के द्वारा सुनाई गई देववाणी उनको दी गई, जो कि अल्लाह के एक देवदूत थे। और अल्लाह के देवदूत मतलब फरिश्ते जो होते हैं, उन देवदूतों में से उनका नाम हुआ करता था जिब्रियल, या उनको गिब्रियल कहा जाता है। ठीक है। सोम का क्वेश्चन है कि हिंदू वुमन आग में क्यों सुसाइड करते थे? दूसरा रास्ता भी तो था, उनको अपनी बॉडी फुली खत्म कर देनी होती थी। क्या होता था कि जो पुराना टाइम था उसमें बारबेरिक लोग भी हुआ करते थे, अरबी और तुर्कियों में। वो बारबेरिक लोग नेक्रोफिलिया करते थे। नेक्रोफिलिया का मतलब होता है मरे हुए इंसान के साथ सेक्स करना। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, वो लोग आग में जौहर कर लेते थे कि आग में कूद जाएंगे तो बॉडी ही नहीं मिलेगी। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे के सारे जो अरबी और तुर्की थे वो ऐसे नेक्रोफिलिक थे, लेकिन कुछ हुआ करते थे। तो इस तरह की अगर मान लो नहीं भी होते रहेंगे तो हो सकता है किसी ने अफवाह फैला दी हो, तो अफवाह के कारण भी ऐसा हो सकता है। और तब तो अफवाह को खत्म करने का कोई रास्ता भी नहीं था हमारे पास, हम अफवाह को कैसे खत्म करते? ओके, झांसी से। ठीक है। समाधान बैच के लिए कोड Y263, Y263। हाँ, अब वो देखो, कोई कह रहा है कि अल्लाह नहीं आल्हा पूछा था। भाई है ना, मोहिब अहमद, अल्लाह नहीं आल्हा पूछा था यार, वो अल्लाह नहीं पूछा था। आल्हा और उदल दो अलग अलग चीजें हैं जिनका मैं जवाब दे रहा था। तुम फालतू अल्लाह पे ले गए यार। वेद भी यही कहते हैं कि भगवान एक है। नहीं नहीं, आप भी हिंदू धर्म को जानते नहीं हैं अभी। जैसे मैं आपको इस्लाम के बारे में काफी बातें बता गया, वैसे ही मैं हिंदुइज्म के बारे में भी काफी सारी बातें बता सकता हूँ। भगवान एक अलग श्रेणी होती है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह भगवान भी नहीं है, और भगवान का सेंस अलग है। जैसे मुसलमान जिस धर्म को मानते हैं वो उनका धर्म नहीं, वो उनका मजहब है, रिलीजन है। और मजहब या धर्म जो होता है वो कभी भी एक नहीं हो सकता। मजहब या रिलीजन एक हो सकता है, तो पंथ है इस्लाम, इस्लाम धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म ड्यूटी होता है। जैसे माता पिता की सेवा करना एक पुत्र का या पुत्री का धर्म है, लेकिन माता पिता की सेवा करना पुत्र या पुत्री का मजहब तो नहीं है ना। दैट्स हाउ डिफरेंस है। तो धर्म मीन्स ड्यूटी। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं जो हिंदू धर्म में आपको मिलेंगे। और हिंदू धर्म की व्याख्या का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि 100 लोगों से पूछिए तो 100 अलग अलग तरह के जवाब मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है ना। हाँ साहिल, देख लिया आपका मैसेज। ठीक है। नहीं, वो आला पूछ रहे थे। चलो। हिंदू एक रीजनल आइडेंटिटी है, हिंदू एक क्षेत्रीय पहचान है। क्योंकि जब अरब और तुर्क आक्रांता भारत की तरफ आए तो उन्होंने सिंधु नदी को पार किया, हिंदू कुश पर्वतों को पार किया, तो यहां रहने वाले लोगों को अलबरूनी जैसे लोगों ने हिंदू कह दिया। बाकी हिंदू एक क्षेत्रीयता की पहचान है, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। परंतु अगर आप धर्म के पहचान से देखो तो धर्म वो सनातन है, या वैदिक धर्म बोलते हैं उसको, सनातन। ठीक है ना, जो तन में सन जाए, ऐसे टाइप से एक लॉजिक दिया जाता है। एनीवेज, मेरा वैदिक धर्म से लॉजिक है, जो वेदों को मानने वाले लोग होते हैं। वेदों को मानने वाले लोगों में क्या है ना, देखो, अब आप समझो इसको कैसे 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 डिफरेंशिएशन है। वेदों को, गीता को मानने वाला व्यक्ति हिंदू है या सनातनी है। और अगर आप नहीं भी मानो, मान लो अगर आप नहीं भी मानो तो भी आप सनातनी हो। लेकिन इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक पंथ को फॉलो करता है। इस्लाम का पंथ ये कहता है कि अगर आपका अल्लाह पे विश्वास नहीं है तो फिर आप कुफ्र में जा रहे हो, मतलब आप काफिर हो। तो वो जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हिंदुइज्म है, जिसको आप धर्म के तौर पर देखते हो या एक रिलीजन के तौर पर देखते हो, वो बहुत वास्ट है। वो 108 पुराणों से एक्सप्लेन है, 108 उपनिषदों से एक्सप्लेन्ड है, 4 वेदों से एक्सप्लेन्ड है। इतनी सारी किताबें हैं उस पर, इतनी सारी व्याख्याएं हैं उस पर कि उसको समझने में ही बहुत समय जाता है। मैं भी कहूं तो मैं ऑनेस्टली अभी तक समझ नहीं पाया,
पर मैं डिफरेंशिएट जरूर कर पाया कि यार अलग अलग चीजें हैं सब कुछ, ठीक है। हाँ वो बहुत ही अलग है, उसमें क्या कहा जाए। विवेकानंद गौतम कह रहे हैं ये तो अंधविश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लामियों की बात अल्लाह तक पहुंचाए। ना ना ना, इस इंसानों की बात अल्लाह तक पहुंचाने का काम नहीं था, पैगंबर मोहम्मद साहब का काम था अल्लाह की बात इंसानों तक पहुंचाने का। तो जब अल्लाह ने उन्हें अपनी बात कही तो अल्लाह ने उन्हें अपनी बात कह करके जिन देवदूत के माध्यम से कही, वो देवदूत के माध्यम से उन्होंने वो बात को पहुंचाया हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब तक। पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन शिक्षाओं को संकलित किया और उन शिक्षाओं को कंपाइल करके एक किताब लिखी जो इस्लाम धर्म में सर्वोच्च किताब मानी जाती है, उसे कुरान पाक कहते हैं। ऐसे तो अंधविश्वास तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर आप तो किसी भी धार्मिक बात को अंधविश्वास कह सकते हो। अगर आप एक तर्कवादी इंसान, रैशनलिस्ट बनने की कोशिश करते हो ज्यादातर, तो फिर आप ऐसा भी कहिए कि क्या वास्तव में भगवत गीता को किसी एक भगवान द्वारा किसी एक इंसान को कहा गया होगा, फिर उसको लिखा किसने, कब कंपाइल किया गया, एग्जैक्ट डेट बताइए। तो ऐसे लड़ने पे लग जाएंगे तो फिर तो किसी भी धर्म में कुछ भी लड़ाई लड़ सकते हैं। पर अंधविश्वास नहीं होता यार, धार्मिक बातें जो होती हैं, वो जो भी मजहब की बातें होती हैं, धर्म की बातें होती हैं, रिलीजन की बातें होती हैं, वो उसी जगह पर ठीक लगती हैं जहां पर वो लॉजिकल है। आपको यहां लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, या तो आप मानते हो तो मानो, नहीं मानते हो तो ना मानो, मेरे से बहस ना करो बस, ठीक है। चलो, साहिल का जो क्वेश्चन है, साहिल आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए फटाफट। अरे हाँ, आपका जो टाइम है वो टाइम जो है काफी बीत गया है। हाँ बिल्कुल सैफ, डेफिनेटली मैं गुड़गांव में मिल जाऊंगा, आप अड्डा 24/7 का एड्रेस ढूंढ लीजिएगा। What the hell is going on, sir? I asked. What is your language of asking, यार साहिल? मतलब is this the correct language to ask to a faculty that what the hell is going on? Shall I reply you with my harsh words? Means you want to ask me how to make notes and you are asking me how, what the hell is going on? Is this the correct language to ask to any faculty? I am also replying na. I am talking to somebody, I am replying to someone, and you are putting your nose right into the any matter. तुमको नोट्स कैसे बनाने हैं ये बात तुम 12वीं तक पढ़ के ऑलरेडी सीख चुके हो यार। अब तुम्हें ये सीखने की जरूरत है कि तुमको नोट्स कैसे बनाने हैं। मैं जनरली आप कह के बात करता हूं आपसे, दैट डजंट मीन कि आप मुझे लिखो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ये हेल चल रहा है यहाँ पे। मैं किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उसके क्वेश्चन का एक लॉजिकल आंसर दे रहा हूं, क्योंकि आजकल लॉजिक ही तो नहीं बिक रहा है मार्केट में, आजकल तो सिर्फ धर्मांधता बिक रही है ना। तो कम से कम लॉजिक सुन लो यार। मेरे जितना लॉजिकल जवाब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का डिबेटर भी नहीं दे रहा। तो कम से कम मैंने जो पढ़ाई करी है उसी को देख लो। और कैसे नोट्स बनाने हैं यार, वो आप अपने हिसाब से चूज करो ना, कैसे भी नोट्स बना लो, आपको याद होना चाहिए। मुद्दा ये है कि मैं आपको थाली परोस के दे रहा हूं, अब उसमें से खाना कैसे खाना है ये भी मैं बताऊं। आपको रोटी पहले खानी है, आप रोटी पहले खा लो। आपको चावल पहले खाना, आप चावल पहले खा लो। आपको दाल पीनी, दाल पी लो। आपको मिठाई खानी, मिठाई खा लो पहले। मुझे क्या पता यार, आप अपने हिसाब से करो ना कि आपको रोटी सब्जी पहले खानी, आप रोटी सब्जी पहले खा लो, है ना। You or anybody is not supposed to talk me like that. I'm a very rational person and I'm a very strict person as far as my personal stature is concerned. बाकी मैं नोट्स बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका आपको बताता हूं कि जब भी आप नोट्स बनाइए, एक तो आप अपने एग्जाम के लिए समय अच्छा लेकर के चला करिए, और दूसरी बात यह है कि जब भी नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने में जो भी हमने थ्योरी पढ़ाई, इसमें आप 65% हिस्से में लिखिए, 35% हिस्सा आप छोड़ दीजिए। 35% हिस्सा इसलिए छोड़िए कि जब भी क्विज करेंगे तो जो भी टॉपिक के क्वेश्चन होंगे उन्हीं टॉपिक में यहाँ पर छोटा छोटा नोट कर लेंगे, ताकि जब भी इसको रिवाइज करें तो रिवाइज करने में जो हमने क्विज के क्वेश्चन किए थे वो भी यहाँ पे हम पढ़ लें साथ साथ, ताकि हमारा वो टॉपिक बहुत अच्छा हो जाए। जीएस ना तरबूज जैसा होता है, तरबूज वाले जीएस को आप छोटे छोटे हिस्सों में काट के ही खा सकते हो। अगर छोटे हिस्सों में काटा नहीं खा पा रहे तो उसको और छोटे हिस्से में काटो। दैट्स हाउ कि आप 65% में पहले लिख लिए और 35% आपने छोड़ लिया, इसलिए ताकि आप बाद में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपकी एक्स्ट्रा जानकारी वो यहाँ पे लिख सको।
ठीक है ना। चलो, तो ये मेरा तरीका है। अब मुझे नहीं पता आपका तरीका क्या हो सकता है, आपको अगर कोई और सुटेबल तरीका लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ये मेरा तरीका था। चलो, थैंक यू सो मच, ख्याल रखो अपना आप लोग।